हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड 4th सेम में जो आपका पेपर है। तो आपका ये ऑप्शनल पेपर रहेगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शनल पेपर में आपके जैसे स्पेशल एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग ऑप्शनल पेपर रखे गए हैं। तो हमारे कॉलेज में जो ऑप्शनल पेपर है वो पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो फाइनल पेपर कल है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। इसमें जो भी टॉपिक रहेंगे आपके कि पर्यावरण प्रदूषण की मीनिंग, डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन होती क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण, इसकी जो मीनिंग, डेफिनेशन है, पर्यावरण प्रदूषण वे पॉपुलेशन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में मानव के द्वारा विसर्जित किए जाते हैं। मतलब इसकी कोई समय नहीं होती है, मतलब कभी भी क्या किए जाते हैं, कोई भी काम ऐसा कर देते हैं जिससे क्या हो, प्रदूषण होने लगता है हमारे इन्वायरमेंट में। ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकते हैं, जिससे मानव के जो स्वास्थ्य है और जो भी संसाधन है उससे हमें हानि पहुंचती है। इसे भी हम कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। कुछ डेफिनेशन से अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। तो लॉर्ड कैनेट के अनुसार है, पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जा की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बिना चाहे उत्पादित किए गए हों, जिनके उत्पादन एवं उद्देश्य अब समाप्त हो गए हों, जो अचानक बच निकले हों, जिनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। इसमें और भी डेफिनेशन है, तो आप इसमें से आप फ्रेंड देख सकते हैं, जो आपको इजी डेफिनेशन लगे तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। एक डेफिनेशन और मैं आप लोगों को बताऊंगी ओडेम के अनुसार। इन्होंने कहा है कि प्रदूषण हवा, जल, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविकी गुणों का एक ऐसा परिवर्तन है, अवांछनीय परिवर्तन है, जिससे कि मानव जीवन में औद्योगिक प्रक्रिया, जीवन की दशाएं, सांस्कृतिक तत्व की हानि होती है और हमारे कच्चे माल की गुणवत्ता भी घटती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोक्ता के प्रत्येक चरण में अवशिष्ट पदार्थों का चयन होता है। वे अवशिष्ट पदार्थ जो समय प्रदूषण या पर्यावरण की समस्या में होते हैं, जैसे वायुमंडली, महासागर आदि के लिए ये हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अवशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों एवं ऊर्जा का विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस है फ्रेंड्स, आप इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप उसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। पर्यावरण प्रदूषण के जो टाइप है, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रदूषण के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और न्यूक्लियर प्रदूषण। यानी कि कितने प्रदूषण के प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। वायु प्रदूषण यानी कि एयर से ही समझ में आ रहा है कि एयर पॉपुलेशन होती क्या है। वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसे कोई भी अवांछित परिवर्तन जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं के जीवन या अन्य जीवों, जीव परिस्थितियों तथा हमारी सांस्कृतिक संपत्तियों को हानि पहुंचाते हैं और हमारी प्राकृतिक संपत्ति को नष्ट करते हैं, इसे हम कौन सा प्रदूषण कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब जो वायु प्रदूषण के जो कारण है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण देखते हैं। सबसे पहला है स्वचालित वाहनों एवं मशीन, ये इसका इंपॉर्टेंट कारण है। इसमें देखते हैं, स्वचालित मशीन जैसे गाड़ी, मोटर, ट्रक, बस इत्यादि से अनेक प्रकार के मशीनों वाली, जो डीजल वाली, पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती हैं, उनसे निकलने में भी होते हैं। कोयले में कुछ मात्रा में भी गंधक होता है, जिससे जलने पर SO2 व SO3 बनते हैं। तीसरा पॉइंट है कल कारखाने। तो कल कारखानों जो चिमनियों से निकलने वाले धुआं, जिंक, कॉपर आदि के कारण जो सूक्ष्म कण होते हैं वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। धूल, तो लौह अयस्क तथा नाश करने के लिए अनेक प्रकार की विषैली कीटनाशक दवाइयां छिड़काई जाती हैं, जिससे जो पौधे होते हैं वो तो साथ में खत्म होते हैं और साथ में ही हमारे को क्या होने लगती है, बीमारियां फैलने लगती है। फिर है विलायकों का प्रयोग। तो स्प्रे, पेंट तथा फर्नीचर की पॉलिश बनाने में तरह तरह के विलायकों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश विलायक उड़नशील होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन पदार्थ के होते हैं।
स्प्रे तथा पेंटिंग करते समय पदार्थ जो सूक्ष्म कणों तथा वाष्प के रूप में वायुमंडल में घुलकर प्रदूषण को फैलाते हैं। अब देखेंगे हम प्रदूषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अभी हमने इसके कारण देखे थे, तो कितने कारण थे इसके? टोटल 5। पहला था स्वचालित वाहन मशीन है, धुआं एवं ग्रिट है, कल कारखाने, धूल, कृषि कार्य और विलायकों का प्रयोग। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो पहला जो उपाय है कि घरों में धुआं रहित ईंधनों को उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लकड़ी, कोयले इत्यादि के लिए विद्युत हीटर, कुकिंग आदि चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएं को निर्वत नल पर छान तथा पश्व जलक इत्यादि लगाकर कम किया जा सकता है। तीसरा है डीजल ईंधन में संयोजी पदार्थ को मिलाकर पेट्रोल से लैंड तथा सल्फर को निकालकर इनके कारण होने वाले प्रदूषण को कम करना। फोर्थ है वाहनों के अतिरिक्त दहन इंजनों की रचना निर्माताओं में कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे इंजन का संपूर्ण दहन हो और प्रदूषण भी कम हो। नेक्स्ट है अत्यधिक वायु प्रदूषण, पुराने वाहनों के मुख्य मार्गों पर चलने वाली पाबंदी और अन्य वाहनों से उत्पन्न धुएं को निश्चित स्तर पर होने देना चाहिए जो कि संबंधित कानून नियम बनाने के लिए उपयोगी हो। फ्रेंड्स, इसमें कितने पॉइंट हैं? इसमें कम से कम 21 पॉइंट हैं। तो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको जो याद हो सके वो आप लिख सकते हैं। और भी छोटे छोटे पॉइंट है जैसे हैं उद्योगों में कम प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। उद्योगों में कच्चे माल की क्रियाविधि से सिस्टम कंट्रोल में समुचित परिवर्तन कर वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषण का उत्सर्जन करने में कमी करना। नेक्स्ट है प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य स्रोतों का पता लगाना। फिर है सड़क के किनारे, घरों में बाढ़, कारखानों के निकट तथा खाली स्थानों पर पेड़ लगाने चाहिए। फिर है सड़ी गली वस्तुओं को, मृत पशुओं को भली भांति शीघ्र ही सही जगह पे पहुंचा देना चाहिए। सौर आधारित ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत ग्रहों का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का संतुलित उपयोग होना चाहिए। देन लास्ट है नए परिवहन नेटवर्क एवं नगरों को नवीन योजना बसाना चाहिए। तो इसमें से जो भी पॉइंट आपको याद हो जाए आप उनमें से लिख सकते हैं, कोई 5 या 6। तो ये तो हो गया आपका प्रदूषण। अब देखते हैं हम जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? वाटर पॉल्यूशन, वह जल जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, कार्बन तथा अकार्बनिक पदार्थ एवं गैस एक निश्चित अनुपात में अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, उसे प्रदूषित जल हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जल प्रदूषण के लिए परिभाषा बताई है। इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाह्य पदार्थों के कारण जल प्रदूषण हो जाता है तथा वह अन्य समान स्तरों में कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए घातक हो जाती है तथा संक्रमण रोगों को फैलाने के लिए ये सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के कारण। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। पहला है औद्योगिक रसायन, दूसरा है वहित मल, तीसरा है घरेलू अपमार्जन, चौथा है ईंधनों का जल में मिलना, पांचवा है कृषि उद्योग के प्रदूषक और छठवा है रेदमी धर्मी पदार्थ और सातवां है जल शोध में। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं। तो औद्योगिक रसायन यानी क्या होगा कि विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले जल जो होते हैं अनेक प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक रासायनिक हो सकते हैं जिससे हमारी प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर होते हैं। अब है वहित मल। तो नगरों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट आदि होता है जनसंख्या में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसके कारण जो भी सभी पदार्थ होते हैं नाली नदियों में एकत्रित हो जाते हैं और ये आके जल प्रदूषण में मिल जाते हैं। फिर है घरेलू। तो घर में उपयोग किए जाने वाले अपमार्जक, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इससे भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है ईंधनों का जल में मिल जाना। कोयला, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि जलने से जो गैस निकलती है वे वर्षा के जल में घुलकर नदी, तालाब, झीलों में प्रदूषित हो जाती हैं। फिर एक कृषि उद्योग के प्रदूषक। तो कृषि की उपज को बढ़ाने में उपयोग जो रहते हैं खरपतवारी, कीटनाशक आदि का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है जिससे मनुष्य को भी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही साथ पेड़ पौधों को भी हानियां होती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि नाभिकीय विस्फोट तथा नाभिकीय ऊर्जा से निकलने वाली जो भी विकिरण होती है, विकिरणें जो होती हैं जो जल में घुलकर मिल जाती हैं। जल शोध में तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स
इससे बचने इसके प्रमुख कारण हो गए। अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण के उपाय। तो कोई 5 या 6 उपाय बताऊंगी मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपाय दिए हैं। इसमें देखेंगे हम, जहां तक संभव हो किसी प्रकार का अवशिष्ट जो पदार्थ है वो जल में ना मिलाएं। फिर नेक्स्ट है, घरों से निकलने वाले मलिन जल व अन्य प्रकार के जो नदी तालाबों में विसर्जित ना करें। पेयजल के स्रोत जैसे तालाब, नदी चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगी के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। जलाशय में आसपास गंदगी नहीं करना चाहिए, उनमें नहाने के कपड़े धोने आदि को रोकना चाहिए। फिर नदी तथा तालाब में पशु को नहलाने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वो जल में फैल जाते हैं और जिससे जो जल रहता है वो प्रदूषित हो जाता है। और भी है फ्रेंड, तो इसे आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण क्या होती है? मृदा प्रदूषण जो होते हैं, मृदा से पेड़ पौधों को आवश्यक खनिज, लवण, जल आदि मिलते हैं, जिससे वो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को प्रत्यक्ष रूपों से पौधे ग्रहण करते हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि मृदा में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। इससे प्रदूषण से जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को हानि की संभावना बनी रहती है। जैसे इसके जो प्रमुख कारण है, पहला कारण दिया है कचरा, जैसे सूखी साग भाजी, सूखी घास, धूल, राख, कागज, मछली, सड़ा हुआ मांस आदि, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो इनके लिए प्रॉपर नगर पालिका प्रबंध करे कि इसको कहीं और जाकर फेंके, जिससे मृदा प्रदूषण बहुत कम हो। सेकंड है औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण करना, जो कि पृथ्वी पर नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड है मनुष्य तथा जीव जंतु के मलमूत्र का उचित निस्तारण न होना। पेड़ पौधों में जो भी छिड़काव करते हैं कीड़े के समय, तो इससे क्या होती है, पृथ्वी को भी दिक्कत होने लगती है। फिर है नेक्स्ट है जमीन पर कचरा, अस्पतालों के व्यर्थ पदार्थ को एकत्रित करके आग लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है निचली जमीन और गड्ढों को कूड़ा करकट आदि से भरना। ये तो इसके प्रमुख इसके कारण है फ्रेंड्स मृदा प्रदूषण के। अब हम इसके देखते हैं कुछ उपाय, मृदा प्रदूषण के उपाय। तो भू प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्राथमिक आवश्यकता अवशिष्ट का समुचित उपयोग है कि ठोस अवशिष्ट के लिए जो भी उपयोग करना चाहिए वो क्या किया जाए कि जिससे कि वो नष्ट हो जाए और पुनः उसका चक्रीकरण द्वारा उपयोग पदार्थों में बदला जाए। ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि ऐसी कोई भी प्रकार की आवाज, मधुरता आदि तीव्र होने पर शोर होता है। जो कोई भी ध्वनि अवांछनीय हो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और जब ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है उसे हम डेसिबल कहते हैं। जो शून्य से प्रारंभ होती है इसे हम डीबी के नाम से भी दर्शाया जाता है। इसमें जो प्रदर्शित जो सूत्र है वो है शोर को मापने की इकाई बराबर मापी गई ध्वनि तीव्रता बटे संदर्भ तीव्रता। ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं इसमें दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो चारों ओर शोर, आसमान पर उड़ते हुए हवाई जहाज का शोर, बाजार में शोर, ऑफिस में गपशप करना, कल कारखानों मशीनों का शोर आदि, जो चुनाव प्रसार का शोर आदि जो होता है वो उसे ही हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण शोर कहते हैं। इसमें दो भागों में बांटा गया, पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी कि जो शोर प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत, यानी कि जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं, ऊंचे पहाड़ तेजी से गिरते हैं जिससे पानी की ध्वनि, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फूट जाना आदि, ये सारी चीजें जो शामिल होती हैं वो किसके इंक्लूड अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत। कृत्रिम स्रोत यानी कि वो हो जाएगा कि औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के साथ साथ हमारे जीवन में कृत्रिमता पाई जाती है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका औद्योगिक ध्वनि, यातायात के साधन की ध्वनि, और फिर आएगा घरेलू या शहरी ध्वनि। अब नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? मोटर और वाहनों में बहुध्वनि होने वाले हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कल कारखानों को शहर से दूर स्थानों पर स्थापित करना चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण थोड़ा सा कम हो सके। और उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए।
नेक्स्ट है, उन उद्योगों में जहां शोर का सीमित करना असंभव है वहां श्रमिकों द्वारा कर्ण प्लग तथा कर्ण बंधकों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक शोर वाले कल कारखानों में पाली की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि शिफ्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है कि रेल द्वारा उत्पन्न शोर के द्वारा ही ब्लास्ट रेल पदार्थ का निर्माण करना चाहिए। हवाई यात्रा से उत्पन्न शोर भी गंभीर चिंता का विषय है। विभिन्न देशों में जो प्रत्येक कई प्रकार के प्रयत्न भी किए गए हैं। इसके अंतर्गत हवाई अड्डों में अधिकतम शोर की सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, विमानों में विशेष ढॉल पर उतरा तथा चढ़ाव किया जा सकता है जिससे क्या हो, कम शोर हो। इस तरीके से फ्रेंड आपका जो ध्वनि प्रदूषण कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो लास्ट प्रदूषण है वो है न्यूक्लियर रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसे हम कहते हैं, न्यूक्लियर को रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहा जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण वह होता है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकी से अल्फा, बीटा, गामा किरणों से जो भी चीजें निकलती हैं और यह जीवों से टकराती हैं, जिससे उसके शरीर के अंदर घुसकर उनकी कोशिका एवं ऊतकों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग कर देती है। और इससे क्या होता है, अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपने सही स्थान से अलग कर देते हैं और इस प्रकार प्राणी को, जिससे आयोनाइजेशन ट्रेल से बहुत हानि होती है, इसे ही हम कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है कभी कभी बहुत वर्षों के बाद कैंसर भी उभार देता है। डीएनए में परिवर्तन करने पर अलग अलग पीढ़ियां होती हैं। इसमें इसके जो प्रभाव होते हैं, पहला होता है सिमेटिक तथा आनुवांशिक कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। अणु, डीएनए, आरएनए आदि में परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति करता है। हानिकारक विकिरण है, ये विकिरण मुख्य प्रकार से रक्त कैंसर, लंगस कैंसर, आमाशय आदि के लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। प्रजनन क्षमता, तो प्रजनन क्षमता में भी ये शीघ्र कारण बन जाता है, क्षीण हो जाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर है जीन्स में परिवर्तन। रेडियोधर्मी के कारण इसमें जीन्स में भी परिवर्तन होने लगते हैं। तंत्रिका तंत्र, सबसे ज्यादा ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जंतुओं तथा पौधों के शरीर पर प्रभाव होता है इसमें। तो इस तरीके से जो है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, किस किस पर प्रभाव पड़ सकता है, अब इसके उपाय देखते हैं हम। तो इसके जो उपाय हैं वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण अवशिष्ट का निपटारा जो है वो एक जटिल समस्याएं होती हैं, इनके द्वारा एक जटिल समस्या किया जाता है। और इस तरीके से प्रदूषण को रोकने के लिए एकमात्र यह उपाय है कि परमाणु युद्ध होने ही ना दिया जाए। अगर ये होगा तो उससे कम दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो प्रदूषण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।